नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडविस्टा बाय अश्वनी में। और इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 की एनसीईआरटी का शॉर्ट समरी। दोस्तों, इस चैप्टर का मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एयर के बारे में। कह रहा है आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट। जो हमारी अर्थ है ना, इसके चारों तरफ क्या है, एक कह सकते हैं कि ह्यूज ब्लैंकेट है किस चीज की, एयर की। और उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। अब देखो, एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन। दोस्तों, ये सब वो गैसेस हैं जो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है अपने एयर में। बट सबसे ज्यादा कौन है, वो है आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन दो गैसेस की प्रेजेंट जो है वो अपने एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें एटमॉस्फेयर में, तो ये 5 लेयर में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फेयर। अगर इसकी हाइट की बात करें तो जो अर्थ का सरफेस होता है, ये अर्थ का सरफेस है। यहाँ से 13 किलोमीटर आप अबव में जाओगे तो इसके बीच में आपको देखने को मिलेगी ट्रोपोस्फेयर। ये क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन होता है तो हम उसी ऑक्सीजन से ब्रीथ करते हैं, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। और कह रहा है कि जितने भी वेदर फिनोमेना होता है, रेनफॉल हो गया, हेलस्टॉर्म्स हो गया, ठीक है, या फिर फॉग हो गया, ये सभी जो भी वेदर फिनोमेना होते हैं आपको इसी लेयर में देखने को मिलेंगे। फिर दूसरा है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है, जस्ट इसके ऊपर से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है। और ये कहाँ तक है, इसकी हाइट जो है वो है 50 किलोमीटर तक। समझ में आया? इट कंटेन्स ऑफ द ओजोन गैसेस। अब देखो, ओजोन गैसेस जो आप सुने होंगे ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि यूवी रेज को या फिर हार्मफुल रेज के सन को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ तक नहीं आने देती है। तो इसी में मिलता है आपका ओजोन गैसेस, किस वाले लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर आता है आपका थर्ड नंबर पे मेसोस्फेयर। कह रहा है ये कहाँ पे है, आपके स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट अबव ऊपर जाओगे तो स्ट्रेटोस्फेयर की तो आपको मिलेगी सबसे मेसोस्फेयर। और इसकी हाइट है आपकी 80 किलोमीटर तक। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ तक थी, 50, और ये कहाँ तक है, 80 किलोमीटर। जितने भी स्पेस से मेस्ट्रॉइड या फिर एस्ट्रॉइड आते हैं वो इस लेयर तक आते आते क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बर्न हो जाते हैं। और जो नहीं बर्न हो पाते हैं तो वो तो जाहिर सी बात है अर्थ पे ही आके फॉल होंगे। फिर आता है आपका थर्मोस्फेयर। अब देखो, थर्मोस्फेयर को एक और लेयर में डिवाइड किया गया है, उसका नाम है आइनोस्फेयर। और ये आइनोस्फेयर जो है थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे आप हाइट पे जाओगे, ट्रोपोस्फेयर में जा रहे हो आप हाइट पे, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा टेम्परेचर, सॉरी डिक्रीज होगा टेम्परेचर। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ेगा, फिर मेसोस्फेयर में सबसे कम हो जाएगा, सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। और फिर थर्मोस्फेयर में अचानक से टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो ये अगर हम ये बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका 80 से लेके 400 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है आपका थर्मोस्फेयर। ये थर्मोस्फेयर रेडियो ट्रांसमिशन के काम में भी बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे सैटेलाइट के थ्रू हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं तो वो सब इसी थर्मोस्फेयर वाली लेयर में होता है। ठीक है, फिर कह रहा है इन थर्मोस्फेयर रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। देखो, अर्थ से जो भी रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती है वो इस पे जाती हैं थर्मोस्फेयर, फिर वहां से टकरा के वापस आती हैं। तो ये वही वाली बात है, जो सैटेलाइट से जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं या फिर जो भी नेविगेशन करते हैं, ये सब कुछ किस में होता है, इसी थर्मोस्फेयर वाले लेयर से होके होता है। फिर आपका आता है एक्सोस्फेयर। कह रहा है जो सबसे अपर मोस्ट है ना, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसको बोलते हैं हम एक्सोस्फेयर। एटमोस्फेयर की ये बहुत थिन थिन लेयर है। ठीक है, बहुत पतली लेयर है ये एटमोस्फेयर की। जो भी लाइट गैसेस होते हैं, जो हल्की गैसेस होती हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब कुछ इसी वाले लेयर में देखने को आपको मिलेगा। फिर आता है आपका टेम्परेचर। कह रहा है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, कह रहा है ये एक तरह का मेजरमेंट होता है, क्या बताता है, एयर कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है। ठीक है, ये उसी बारे में जानकारी देता है। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें टेम्परेचर का, तो उसको हम किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंड्रेस सेल्सियस। क्यों इसको सेल्सियस नाम दिया गया है, क्योंकि ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, एंडर्स सेल्सियस के द्वारा। अगर सेल्सियस स्केल
कह रहा है कि द वाटर फ्रीजेस एट, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो तो वाटर बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मेजरमेंट है जो आप लोग यहाँ देख सकते हो। फिर कह रहा है इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। देखो क्या है, यहाँ पे आपकी अर्थ है, ठीक है। जो भी सन की रेज आ रही है ये इक्वेटर पे सबसे ज्यादा पड़ेगी और पोल के पास सबसे कम पड़ेगी, ठीक है। जो अर्थ अपना इंटरसेप्ट कर लेती है सोलर एनर्जी को, इसी को बोलते हैं हम इंसोलेशन। कह रहा है द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम अर्थ इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब देखो यहाँ इक्वेटर है और यहाँ पे पोल है, ठीक है। तो डायरेक्ट सन लाइट कहाँ पे आएगी, इक्वेटर पे। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे तो क्या होगा, इंसुलेशन कम होता जाएगा पोल की तरफ। इसीलिए पोल की तरफ क्या होता है, बहुत हाई लो टेम्परेचर होता है और इक्वेटर पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है। समझ में आया आपको। फिर है एयर प्रेशर। कह रहा है इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। ये प्रेशर कैसे लगता है, एयर के प्रेशर की वजह से, ठीक है। एयर के वेट की वजह से हमारे अर्थ की सरफेस पे प्रेशर लगता है, उसी को हम बोलते हैं एयर प्रेशर। कह रहा है ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये सी पे होता है, ठीक है। समंदर में एयर प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। जबकि आप जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाओगे, हाइट पे जाओगे, जैसे पहाड़ों वहाड़ों पे जाओगे, तो आपको एयर प्रेशर बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम लगेगा। इसीलिए आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो वहां पे जाके। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। देखो एयर प्रेशर को कौन इन्फ्लुएंस्ड करता है, टेम्परेचर इन्फ्लुएंस्ड करता है। एयर प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो जब भी एयर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर लो होगा, और टेम्परेचर लो हाई होगा तो एयर प्रेशर लो होगा। ऑन द मून देयर इज नो एयर। देखो एयर, मून पे कोई एयर नहीं है, इसीलिए वहाँ एयर प्रेशर भी नहीं होगा, ठीक है। एयर प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सी लेवल पे, अभी मैंने आपको बताया। और जैसे जैसे हाइट पे जाओगे तो कम होता जाएगा। एयर क्या करती है, हमेशा देखोगे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। हमेशा इस बात को याद रखना आप लोग कि जहाँ हाई प्रेशर होगा मतलब वहाँ लो टेम्परेचर होगा। तो उधर क्या होगा, आपका हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की एरिया की तरफ एयर मूव करती है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई। देखो लो प्रेशर कहाँ होगा, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ क्लाउडी स्काई और वेट वेदर आपको देखने को मिलेगा। फिर है आपका विंड। कह रहे हैं जो मूवमेंट होती है एयर की हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ, उसी को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। और तीन टाइप्स की विंड होती हैं आपकी, परमानेंट विंड होती है, सीजनल विंड्स होती हैं और लोकल विंड्स होती हैं। देखो परमानेंट विंड कौन सी होती हैं, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज। ये जो दो विंड है आपकी पूरे साल या फिर पूरे सीजन के हैं तो एक ही डायरेक्शन में जाती रहती हैं, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज, इसलिए इनको बोलते हैं परमानेंट विंड्स। दूसरी है आपकी सीजनल विंड्स। सीजनल विंड जैसे और साउथ वेस्ट मानसून जो होती है इंडिया का, ये एक तरह से कह सकते हो सीजनल विंड्स है। जैसे जब माउंट इधर समर सीजन होता है तो ये क्या करते हैं, साउथ वेस्ट से इंडिया की तरफ आती हैं, नॉर्थ पार्ट की तरफ आएंगी। और फिर जब सन ठंडियों के टाइम में नीचे चला जाता है साउथ हेमिस्फीयर की तरफ, तो ये फिर वापस लौट जाते हैं। तो इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ये एक खास सीजन में आ रही है, ऐसा नहीं है कि साल भर ऐसे ही होता रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं इनको सीजनल विंड्स। और लोकल विंड्स कौन है, जैसे आप देखोगे गर्मियों के टाइम में नॉर्दर्न इंडिया में क्या चलता है, लू चलता रहता है, बैसाखी हो गया। तो इस तरह की जो हवा चलती रहती है, चेरी ब्लॉसम हो गया, ये सब क्या है आपकी लोकल विंड्स हैं। अगर हम परमानेंट विंड की बात करें तो देखो वही है आपकी, यहाँ वेस्टर्लीज हो गया, ईस्टर्लीज हो गया। फिर सीजनल विंड्स में मानसून इन इंडिया का एग्जांपल लिया है। और लोकल विंड में आपका लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ठीक है, या फिर लू, इन सब का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। फिर मॉइस्चर की बात करें तो क्या कह रहा है, व्हेन वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम लैंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर। क्या है, जब वाटर एवोपरेट होता है लैंड से तो डिफरेंट वाटर बॉडीज में इट बिकम्स वाटर वेपर। ये क्या बनता है, वाटर वेपर बनता है। आप लोग देखोगे जब पानी गर्म होता है तो भाप बन के ऊपर जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। कह रहा है मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। देखो एयर में कितनी कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की, उसी को बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। फिर है प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड द रेन। देखो
जो प्रेसिपिटेशन होता है ना, जो लिक्विड में प्रेसिपिटेशन होता है और अर्थ के सरफेस पे आके गिरता है, अर्थ के सरफेस पे होता है, उसी को हम बोलते हैं रेन। ठीक है, रेन बोलते हैं उसको। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देर आर थ्री टाइप ऑफ रेन। देखो तीन तरह के रेन बताए हैं, एक कन्वेक्शनल रेन हो गया, ओरोग्राफिक रेन हो गया, साइक्लोनिक रेन हो गया। ठीक है, तो ये तीन टाइप टाइप की आप यहाँ पे रेन देखने को मिल सकती है। कह रहा है व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट कूलिंग, जब वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है, एल्टीट्यूड पे जाता है, हाइट पे जाता है, तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ठीक है, कंडेंस होने लगता है, और यही कंडेंसेशन किस चीज का फॉर्म ले लेता है? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। आप देखोगे जैसे आपने देखा होगा घर में जब खाना बनता है कढ़ाई में मान लो, तो वाटर वेपर ऊपर जाता है, उस पे हम जो प्लेट लगाए रहते हैं उस पे जाके वो धीरे धीरे, जाहिर सी बात है कढ़ाई ज्यादा गर्म होगी, प्लेट हल्का गर्म होगा, तो ऊपर जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट होने लगता है, ठंडा होने लगता है, तो वो ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेता है। आप जब प्लेट को हटाओगे तो देखोगे बहुत से वाटर के ड्रॉपलेट उस पे देखने को मिलेंगे। तो वही क्या है, आपका वाटर ड्रॉपलेट बन गया। अब ये वाटर ड्रॉपलेट क्लाउड का फॉर्म लेते हैं, और जब बहुत हैवी हो जाते हैं क्लाउड तो फिर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, वो अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं, तो उसी को हम रेन बोलते हैं। समझ में आया आपको? एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे एयर आपकी गर्म होगी, इसकी कैपेसिटी जो है वाटर होल्ड करने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वही कहते हैं हम कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जिस दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होगा। ठीक है, आप बहुत बॉडी से स्वेटिंग होगा, पसीना निकलेगा, तो आपको थोड़ा इचिंग महसूस हो सकता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो थोड़ा अनफेवरेबल सा कंडीशन बन जाता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस यही है। अगर इस वीडियो का आप डीप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप इसके दूसरे वाले पार्ट को जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। और आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा सब कुछ। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो बस इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लें। इस चैनल पे इसी तरह के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।